एक बादशाह ने अपने सपने में देखा कि उसके महल पर एक कौवा रबड़ी खा रहा है। बादशाह ने सवेरे दरबार में सपने का अर्थ पूछा, लेकिन कोई नहीं बता सका। तब बादशाह ने वजीर से कहा कि तुम्हें मेरे सपने का अर्थ बतलाना होगा। वजीर ने डर के मारे हाँ भर ली और 3 महीने की अवधि लेकर घर आ गया। वजीर के 3 लड़कियां थीं। उन्हें पढ़ाने के लिए एक उस्ताद आया करता था। वजीर की भूख प्यास मिट गई थी और वह दिन प्रतिदिन सूखता चला जा रहा था। एक दिन उस्ताद ने वजीर से इसका कारण पूछा तो वजीर ने बादशाह के सपने की बात उस्ताद से कह दी। उस्ताद बोला कि अवधि पूरी होने पर आप मुझे दरबार में ले चलें, मैं इसका अर्थ बादशाह को बतला दूंगा। उस्ताद के विश्वास दिलाने पर वजीर को आशा बंध गई। अवधि समाप्त होने पर वजीर उस्ताद को लेकर दरबार में गया और बादशाह से बोला कि यह आदमी आपके सपने का अर्थ बताएगा। उस्ताद बेचारे को कुछ भी मालूम नहीं था। उसने बादशाह से कहा कि दरबार में एक तंबू लगा दिया जाए, मैं उसमें 1 घंटे तक रहूँगा और उसके पश्चात आपके सपने का अर्थ बता दूंगा, लेकिन इस घंटे की अवधि के अंदर मुझे किसी एक भी आदमी की आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए। उस्ताद ने बचने की तरकीब निकाली थी, लेकिन बादशाह ने तंबू लगवा दिया और सारे लोगों को चुप रहने का आदेश दे दिया। जब 1 घंटा बीतने को आया तो बादशाह ने कहा, तुम्हारी मांग पूरी हो गई है, समय पूरा हो गया है, अब मेरे सपने का अर्थ ठीक ठीक बताओ, अन्यथा तुम्हें परिवार सहित घाणी में पिलवा दिया जाएगा। उस्ताद ने सोच विचार कर कहा कि हुजूर, आपके 7 बेगमें हैं, उनमें से एक बेगम चरित्र भ्रष्ट हो गई है, बस यही आपके सपने का अर्थ है। बादशाह ने पूछा कि इसकी परीक्षा कैसे हो, तो उस्ताद बोला कि आपकी बेगमों के मेलों का पेरा आप खुद दें और जिस बेगम के मेल में आपके मना करने पर भी रात को दिया जल उठे, उसे ही आप उल्टा जाने। 1 महीने की अवधि में आपको इस बात का पता लग जाएगा। बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि किसी भी बेगम के मेल में दिया नहीं जले और वह रात को खुद छिपकर मेलों का पेरा देने लगा। एक दिन आधी रात को एक बेगम के महल में अचानक दिया जल उठा। बादशाह छुपे तौर पर महल में गया तो उसने देखा कि पहरेदारों का अफसर बेगम से बातें कर रहा है। कुछ देर बाद बेगम उस अफसर के साथ में उसके घर गई और कुछ देर वहां रहने के बाद महल में लौट आई। बादशाह ने छिपकर उसकी सारी करतूत देख ली। दूसरे दिन बादशाह ने दरबार में आते ही उक्त बेगम को कहलवाया कि वह श्रृंगार करके दरबार में आए। पहले तो बेगम ने ना की, लेकिन बादशाह के दोबारा हुक्म देने पर वह श्रृंगार करके दरबार में आ गई। बादशाह ने उसका पर्दा हटवा दिया और बेगम से कहा कि इस दरबार में जो आदमी तुम्हें अच्छा लगे उसका हाथ पकड़ लो। बादशाह का हुक्म सुनकर रात वाले पहरेदार को बड़ी खुशी हुई। वह कहीं दूर खड़ा था, लेकिन किसी बहाने से बेगम के पास आ गया। बेगम तो उसे ढूंढ ही रही थी। उसने झट पहरेदार का हाथ पकड़ लिया। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि इन दोनों को चौरंगा करके चौराहे पर गाड़ दो। चौरंगा यानी हाथ और पांव काटना। बादशाह के हुक्म की तुरंत पालना हुई। तब बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि तुम एक बड़ा रजिस्टर लेकर उन दोनों के पास में बैठ जाओ और दोनों को देख कर लोग बाग जो कुछ भी कहें उसे रजिस्टर में दर्ज करते रहना। वजीर रजिस्टर लेकर वहां बैठ गया और उन दोनों को देखकर लोग जो कुछ कहते वो लिखने लगा, लेकिन लोगों का तांता लगा हुआ था। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। वजीर को पलक मारने की भी फुर्सत नहीं थी। उस्ताद को तो बादशाह ने रोक लिया था। उसकी अनुपस्थिति में उसकी औरत वजीर की लड़कियों को पढ़ाने आया करती थी। वह ठीक वक्त पर आ जाया करती थी, लेकिन आज वह भी बेगम और पहरेदार का तमाशा देखने लगी। इस कारण से उसको देरी हो गई।
जब वह देरी से आई तो वजीर की लड़कियों ने इसका कारण पूछा। उस्ताद की औरत ने उन्हें सारी बात बतलाई। शाम हुई तो तीनों लड़कियां भी मर्दाना वेश बनाकर और घोड़े पर सवार होकर तमाशा देखने चली। उन दोनों की हालत देखकर एक लड़की ने कहा, करनी का फल है। दूसरी लड़की ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। और तीसरी लड़की ने कहा, किया तो सही पर करना आया नहीं, यदि करती तो करके दिखा देती। यूं कह करके तीनों चली गई। वजीर ने तीनों की बातें दर्ज कर ली और अंधेरा हो गया तो उठकर अपने घर आ गया। रजिस्टर उसने बादशाह के पास भेज दिया। बादशाह रजिस्टर को उलटता पलटता रहा। देखते देखते उसकी नज़र वहां पहुंच गई जहां वजीर की तीनों लड़कियों की बातें लिखी हुई थी। बादशाह वहीं रुक गया। उसने वजीर को बुलाकर कहा कि इन तीनों आदमियों को मेरे सामने हाजिर करो। वजीर ने कहा, हुजूर, मैं लोगों की बातें लिखने में इतना तल्लीन था कि मैंने किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन वह तो शाही हुक्म था। लाचार वजीर फिर 3 महीने की अवधि लेकर घर आ गया। उसका खाना पीना छूट गया। वजीर की बेटियों ने पूछा तो वजीर ने बादशाह का हुक्म उन्हें सुना दिया। लड़कियों ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए क्यों घुले जा रहे हो, हम स्वयं ही बादशाह को इसका उत्तर दे देंगी। तो बादशाह ने वजीर से कहा कि अपनी छोटी लड़की का विवाह मेरे साथ कर दूं। वजीर की इच्छा नहीं थी, लेकिन बादशाह के साथ अपनी छोटी लड़की का विवाह कर दिया। जब विवाह हो गया तो बादशाह ने नई बेगम के लिए जंगल में एक महल छिनवा कर उसमें बेगम को भेज दिया। महल में एक भी दरवाजा या खिड़की नहीं रखी गई, सिर्फ एक छोटा सा झरोखा रखा गया। एक बांदी नित्य आकर झरोखे में से बेगम को खाना दे देती। महल के बाहर पहरा बिठला दिया गया। कुछ दिन तो बेगम बादशाह की राह देखती रही, लेकिन फिर निराश होने लगी। एक दिन उसने महल की दीवार पर लिखा देखा, किया तो सही पर करना आया नहीं, करती तो करके दिखा देती। वह समझ गई कि बादशाह ने इस बात के लिए मुझे यहाँ कैद किया है। एक दिन उसने अपनी बहन के नाम एक चिट्ठी लिखी कि अपने घर से यहाँ तक सुरंग खुदवाई जाए, और वह चिट्ठी लेकर झरोखे के पास में बैठ गई। किसी राह जाते के साथ उसने वह चिट्ठी अपने बाप के घर पहुँचा दी। वजीर ने अपने घर से लेकर महल तक सुरंग बनवा दी। वजीर की छोटी लड़की अपने बाप के घर आ गई और उसने अपनी दासी को महल में भेज दिया। दासी उसी प्रकार झरोखे से खाना ले लिया करती थी। वजीर की लड़की ने 2-3 शेर सोने के बाजरे जितने छोटे छोटे दाने बनवाए और वह एक फकीर का भेष बनाकर नगर के बाहर अपना धुना दुखाकर बैठ गई। जो भी कोई धोने पर आता, फकीर उसे एक मुट्ठी राख धोने से उठाकर दे देता और उससे कह देता, राख को पानी में घोल लेना। पानी में राख डालते ही सोना अलग हो जाता। नगर में फकीर की बड़ी ख्याति फैल गई। बात बादशाह तक पहुंची कि एक बड़ा सिद्ध फकीर आया है। बादशाह भी वजीर को साथ लेकर के फकीर के पास पहुंचा। फकीर ने उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। जब वे जाने लगे तो फकीर ने भी उन्हें एक मुट्ठी राख दे दी और उनसे कह दिया कि कल इसी वक्त आना। जब वे चले गए तो फकीर ने शेष लोगों से कह दिया कि कोई भी 3 दिन तक धोने पर न आए, अन्यथा उसे बहुत हानि उठानी पड़ेगी। दूसरे दिन बादशाह और वजीर नियत समय पर पहुंचे। बादशाह ने पानी में राख घोल कर देखी थी और उसमें उसे काफ़ी सोने के दाने मिले थे। बादशाह को निश्चय हो गया था कि ये अवश्य ही कोई करामाती फ़कीर है। फ़कीर ने जब वजीर से कहा कि तुम तो जाओ, वजीर चला गया और बादशाह बैठा रहा। कुछ देर बाद जब बादशाह जाने को तैयार हुआ तो फ़कीर ने बादशाह की पीठ पर 4 चिमटे कस कर जमा दिए और बोला कि साले, जाता कहाँ है? तुझे 3 दिन यहीं रहना होगा। मैं एक आवश्यक काम से 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। शाम को मेरी चेली यहाँ तुम्हारे लिए भोजन लेकर आएगी, सो तुम भोजन कर लिया करना। यदि तुम्हें अकेले में डर लगे तो उसे भी साथ रख लेना, लेकिन खबरदार, जब तक मैं नहीं आऊँ यहाँ से मत जाना और न किसी को यहाँ आने देना। बादशाह ने
नतमस्तक होकर फकीर की आज्ञा सिरोधार्य कर ली। फकीर चला गया। शाम को एक अत्यंत सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार किए भोजन का थाल लेकर वहां आई। बादशाह ने छक कर भोजन किया और फिर धोने पर बैठ गया, लेकिन उसे कल नहीं पड़ रही थी। बादशाह का मन चेली को देख कर चलायमान हो रहा था, लेकिन साथ ही फकीर का भय भी बना हुआ था। अंत में चेली के सौंदर्य ने फकीर के भय पर विजय पा ली और दोनों वहीं सो गए। जब चेली सवेरे उठकर जाने लगी तो उसने बादशाह से कहा कि मुझे अपनी कोई पहचान दें, क्योंकि मैं तो फकीर के साथ में रहती हूँ। आज इस गांव में हूँ तो कल किसी और दूसरे गांव में। बहुत संभव है कि फिर कभी तुम्हारे नगर में आना हो जाए। बादशाह ने अपना दुपट्टा, कटार और अंगूठी ये दे दी। तीसरे दिन फकीर आ गया और उसने बादशाह को छुट्टी दे दी। जाते वक्त फकीर ने बादशाह को धोने में से उठाकर बहुत सारी राख भी दे दी। बादशाह चला गया तो फकीर ने भी अपनी माया समेट ली और वहां से चलता बना। वह चेली और कोई नहीं थी, वह वजीर की बेटी ही थी। उसका काम बन गया था। अब उसने फकीर का वेश त्याग दिया और सुरंग के रास्ते महल में चली गई। बांदी को उसने लौटा दिया। 9 महीने बाद उसकी लड़का हुआ। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर पहरेदारों ने डरते डरते बादशाह को इसकी सूचना दी। बादशाह ने कहा, महल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तब बच्चे के रोने की आवाज कैसे आ सकती है। बादशाह नंगी तलवार लेकर महल की ओर चल पड़ा। दीवार तोड़वाकर उसने महल में प्रवेश किया। इधर बेगम ने बच्चे की अंगुली में बादशाह की अंगूठी पहना दी, कमर में कटार खोस दी और उसके गले में बादशाह का दुपट्टा लपेटकर उसे अलग सुला दिया। बादशाह ने बेगम से कड़क कर पूछा, यह बच्चा कहाँ से आया? शीघ्र बताओ, नहीं तो तेरा सिर अपने धड़ से अलग कर दूंगा। बेगम ने कहा कि उधर बच्चा सोया है, उससे पूछ लो, वही सब कुछ बतला देगा। बादशाह ने बच्चे को देखा। दुपट्टा, कटार आदि देख कर भी उसे कुछ ध्यान नहीं आया। उसने बच्चे से कई बार पूछा, लेकिन वह बेचारा क्या जवाब देता। बादशाह गुस्से में भरा फिर बेगम के पास आकर बोला कि हरामजादी, वह तो कुछ नहीं बोलता। अब या तो तू सही उत्तर दे, अन्यथा अभी तेरा काम तमाम करता हूँ। इस पर बेगम ने तुनक कर कहा कि वह तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन क्या तुम्हारे ये फूटे हुए हैं? दुपट्टा, कटार और अंगूठी जो बच्चा पहने हुए हैं वो किसके हैं? बादशाह कुछ देर याद करता हुआ बोला कि वे तो मेरे ही हैं, लेकिन वे तो मैंने उस फकीर की चेली को दिए थे, तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? इस पर बेगम फिर बोली, तुम्हारी पीठ पर चिमटे जो मैंने लगाए थे वह तो तुम नहीं भूले होंगे। तुमने इस महल की दीवार पर जो लिखवाया है, किया पर करना नहीं आया, करती तो करके दिखा देती, सो मैंने तुम्हें ये करके दिखा दिया है। बादशाह की गर्दन झुक गई और वह सम्मान के साथ वजीर की बेटी को अपने महल में ले गया। मित्रों, आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। हमेशा की तरह से ही आपको बहुत आनंद आया होगा, आपका पूरा मनोरंजन हुआ होगा। आपने यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कहानी को लाइक भी करें। मिलते हैं अगले शनिवार को इसी समय इससे भी और अधिक प्यारी कहानी के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू।